हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर आप लोगों का साइंस का है, विज्ञान का। और आज आप लोगों की साइंस की 6th क्लास है। 5th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में कौन कौन सी समानताएं होती हैं और कौन कौन सी विभिन्नताएं होती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने 5th क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने 5th क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी प्रॉपर स्टार्ट कर दी हैं और आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस की प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी जो भी मैं क्लासेस आपके लेती हूँ उसकी जो नोट्स है, मतलब जो PDF रहेगी आपको, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस। उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से अगर कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जितनी भी मैं क्लासेस लेती हूँ उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी अपडेट आती है डीएलएड की साइड से, वो सारी कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए, इसी के साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतु में वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप कह सकते हो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के डीएलएड एग्जाम में। लास्ट कुछ ईयर से मैंने चेकआउट किया तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ ही आप लोगों को इसके नोट्स भी बनाते चलना है। तो चलिए देखते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एनवायरनमेंट एडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब पौधों एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अनुकूलन। किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को किसी विशेष जगह या निवास स्थान में रहने के योग्य बनाता है। मतलब जो अनुकूलन मतलब क्या होता है, कोई भी पेड़ पौधे या जीव जंतु जो होते हैं वो किसी स्थान पर रहते हैं, कोई जगह पर रहते हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग उनको ढलना ही आप कह सकते हो अनुकूलन है। क्योंकि हर एक जगह डिफरेंट जलवायु होती है, डिफरेंट क्या कहते हो मिट्टी होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों में अगर पेड़ पौधे अपने आप को ढाल लेते हैं या अनुकूल कर लेते हैं, उसे ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं। ये अनुकूलन अलग अलग वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, मतलब हर जगह वातावरण डिफरेंट होता है, तो जो अनुकूलन है वो भी डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं यूपी में क्या है, नॉर्मल मौसम रहता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और आप कह सकते हो वर्षा भी अच्छी खासी होती है। लेकिन अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो वहाँ केवल गर्मी ही गर्मी होती है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर केवल ठंडक ही रहती है। तो ये क्या है, ये सब जगह अलग अलग है ना वातावरण सब जगह का, और उसी के अकॉर्डिंग जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी सभी जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखते हैं उनके बारे में। हमारी पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। हमारी पृथ्वी में बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है जलचर। क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट हैं जो डिस्कस कर रही हूँ और आपकी नॉलेज के लिए आपको ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो वो देख लेते हैं जलचर क्या होता है। मुझे फटाफट कॉमेंट में बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। कुछ जीव जंतु जल में पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग जलचर कहते हैं। जलचर मतलब जो जल में रहते हैं उन्हें ही हम लोग जलचर कहते हैं। जितने भी जीव जंतु जल में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग जलचर कहते हैं। जैसे कि मछली हो गया आपका, जैसे कि व्हेल हो गई आपकी, जैसे कि आप लोगों का मगरमच्छ हो गया, ये सब जलचर हैं क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थलचर क्या होता है। थलचर किसे कहते हैं, जो जीव जंतु जमीन मतलब थल होता है, भूमि पर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग थलचर कहते हैं। थल मतलब होता है जमीन या भूमि, तो जो जीव जंतु थल पे पाए जाते हैं या भूमि में पाए जाते हैं या जमीन में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग थलचर कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, भैंस, घोड़ा,
बकरी, ये सब क्या है, ये सब ज़मीन में पाए जाते हैं, मतलब ज़मीन में उपस्थित हैं, जो हम लोग जहाँ रहते हैं वैसे ये लोग भी रहते हैं, इसलिए इनको थलचर कहते हैं। नेक्स्ट है उभयचर। उभयचर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। उभयचर हम लोग किसे कहते हैं? तो उभयचर वो होते हैं जो जीव जंतु जल और थल दोनों में रहते हैं। क्या करते हैं? जो जीव जंतु जल और थल मतलब जल में और भूमि दोनों पर रहते हैं, उन्हें हम लोग उभयचर कहते हैं। जैसे कि आप लोगों का मेढक हो गया, आप लोगों ने मेढक देखा ना, ये दोनों जगह रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ बताया गया कि उभयचर क्या होता है, जो जीव जंतु थल और जल में दोनों में रहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं उभयचर। एग्जाम्पल है कछुआ, मेढक। कछुआ और मेढक क्या है, ये जल में भी पाए जाते हैं और ये आप लोगों के भूमि पे भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है नभचर। नभचर क्या होता है? नभ मतलब होता है आकाश या वायु। तो कुछ जीव जंतु वायु या आकाश में उड़ते हैं, उन्हें हम लोग नभचर कहते हैं। कौन कौन से आप लोगों के जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं? जैसे कि हो गया कौवा। कौवा जो है ये आप लोगों का आकाश में या वायु में उड़ता है। कोयल, ये भी आप लोगों की नभचर हुई। और गिद्ध, गिद्ध वगैरह भी आप लोगों के जो वायु में उड़ते हैं या आकाश में उड़ते हैं। आप कह सकते हो गौरैया, तोता, मैना, ये सब क्या है, ये सब आपके नभचर हैं, क्योंकि ये पक्षी आप लोगों के वायु या आकाश में उड़ते हैं। तो आपको समझ में आया थलचर किसे कहते हैं, नभचर किसे कहते हैं, उभयचर किसे कहते हैं और जलचर किसे कहते हैं। ये आपके कहीं भी पूछा जा सकता है, ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है, कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अलग अलग परिवेश या वातावरण में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूलित करते हैं। मतलब जैसे जैसे डिफरेंट जगह जलवायु होती है, डिफरेंट जगह का वातावरण होता है, उसी के अनुसार ही जीव जंतु जो होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं या अनुकूलित कर लेते हैं। जो पेड़ पौधे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं उनमें अलग विशेषताएं होती हैं, जो मरुस्थल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें अलग विशेषताएं होती हैं, और जो आप लोग कह सकते हो सामान्य जगह, सामान्य जलवायु में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी अलग विशेषताएं होती हैं। तो अलग अलग जगह पर जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनमें अनुकूलन की क्षमता भी अलग अलग प्रकार से होती है। अनुकूलन किन किन चीज़ में होता है वो देखते हैं। भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता को लेके पेड़ पौधे जीव जंतु अनुकूलित करते हैं, मतलब अपने आप को, अपने शरीर को ढालते हैं। दूसरा है वातावरण, सभी जगह का वातावरण जो है वो डिफरेंट होता है, तो जो जीव जंतु होते हैं वो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। थर्ड है प्रजनन। प्रजनन करने की क्षमता जो है सभी जीव जंतु में डिफरेंट तरीके की होती है, तो ये भी आप लोग, ये जो वातावरण के अनुसार ये लोग प्रजनन करते हैं। फोर्थ है आप लोग शत्रुओं से रक्षा। शत्रु क्या है? मतलब हर जगह पर अलग अलग प्रकार के शत्रु होते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हो कि जो कीट भक्षी होते हैं या फिर आप लोगों के जो ये कवक वगैरह होते हैं, ये भी तो आप लोगों के हैं ना। तो ये जो क्या है, अपने शत्रुओं से रक्षा करते हैं, अपनी किस प्रकार से उन्हें रक्षा करनी है उसके लिए भी अनुकूलन करते हैं ये। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके लिए जो पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है वो अपने आप को बचाते हैं या इन चीज़ों से बचाकर अपने आप को ढालते हैं या अपना जीवन सुरक्षित करते हैं। आप इन 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है वो है जल में रहने वाले पौधे एवं जीव जंतु जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जलीय पौधे या जलीय जंतु। जो पौधे जल में रहते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं, और जो जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं जलीय जंतु। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि जल में जो पौधे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे जलीय पौधे। और जो अगर पूछे कि जलीय जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जलीय जंतु कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को कन्फर्म हो गई होंगी। ये नॉलेज के लिए आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब देखते हैं अनुकूलन होता क्या है, आखिर एडेप्टेशन क्या होता है, मतलब किस चीज़ का अनुकूलन, किस तरीके से, क्या है अनुकूलन, अपने आप में क्या वर्ड है अनुकूलन, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है अनुकूलन। तो आगे समझते हैं। सभी जीव अपने अस्तित्व या जीवन को बचाने रखने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्या अपने जीवन को बचाने के लिए या अपना अस्तित्व रखने के लिए, हम लोग भी अपने अस्तित्व रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरीके से कह सकते हो ना कि जनन के द्वारा आगे चीज़ें बढ़ा रहे हैं ना। क्या है कि मानव जाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए हम लोग भी तो लड़ रहे हैं ना। हम लोग जो भूखे लोग मर रहे हैं उनको हम लोग खाना देते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, उनकी डेथ ना हो किसी तरीके से। और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो हम लोग मानव एक संतान से दूसरी संतान, दूसरी संतान से तीसरी संतान, इस तरीके से अपनी जो वंश है उसको भी आगे बढ़ाता जाता है। इसी प्रकार से वो जीव जंतु होते हैं और इसी प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं। अर्थात माहौल के अनुसार अपने आप को उस योग्य बनाते हैं जिसमें जीव अपने प्रजनन की
क्षमताओं को परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे वातावरण और जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, वो मानव हो या जीव जंतु हो या पक्षी हो, अपने आप को उसके या वातावरण के अनुकूल ढालने की कोशिश करता है। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आप लोगों को जिराफ का उदाहरण याद होगा अच्छे से। जिराफ क्या था, जिराफ जब सूखा पड़ गया, जब पेड़ पौधे पत्तियां जो थी नीचे से पत्तियां सूख गई, तो उसने गर्दन ऊंची करके खाना स्टार्ट किया। तो ये क्या था, ये एक प्रकार का अनुकूलन ही था। मतलब अगर उसे जीवित रहना है तो फिर उसे अपनी गर्दन को ऊपर उचका के, पैरों को उचका के, उसे पेड़ पौधों को जो पत्तियां ऊंची ऊंची लगी हैं उसे खाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो जिराफ है वो खत्म हो जाएंगे या उनकी जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा, जैसे डायनासोर का समाप्त हो गया। डायनासोर क्या था, डायनासोर अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया वातावरण के अकॉर्डिंग। जैसे वातावरण चेंज हुआ, डायनासोर ने उस चेंज को अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाया उस चेंज में, इसलिए उसका जो जीवन था वो समाप्त हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आप अपने आप को चेंज करते जाइए, आप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते जाइए। उसका रीज़न यही कि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे तो फिर आपको आउटसाइड कर दिया जाएगा और चीज़ें जो है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी। आप देखिए पहले से कितना ज़्यादा चेंज हम लोग की चीज़ों में आ गया है। मतलब अगर बच्चे देखे जाएँ तो अब बच्चे थ्रू आउट इंग्लिश बोल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से बोल रहे हैं। अगर आप सोचो कि पहले की तरीके जो पहले चलता था पुराना, वही अभी भी चलता रहे, तो देखिए आपको फिर बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको भी जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, बच्चों को उसी अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप जो आपका आसपास का सर्कल है, वातावरण, उसमें आप अगर अडेप्ट नहीं कर पाते हो तो फिर आपको आउटसाइड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सबके साथ यही होता है। तो अगर आपको वातावरण में रहना है, अगर आपको इस जगह पर रहना है, स्थान पर रहना है, तो फिर अपने आप को उस स्थान के लिए अनुकूलित करना पड़ेगा या उस स्थान के अकॉर्डिंग, उस जलवायु के अकॉर्डिंग या उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। यही आपका अनुकूलन कहलाता है। आगे देखते हैं। अपने पूर्वजों से मिले गुणों में परिवर्तन करके अपने आप को वातावरण के अनुकूलन बनाते हैं, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की डेफिनेशन देखिए आप, छोटी सी है, मैं समझा रही हूँ और समझने की कोशिश करिए। अनुकूलन होता है कि आप किसी भी जगह रह रहे हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी मानव हो, जिस भी जलवायु में रह रहा है या जिस भी स्थान पर रह रहा है, उस स्थान और उस जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना ही आप लोगों का अनुकूलन कहलाता है। मतलब जैसा वहाँ का वातावरण है, जैसा वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसी के अनुसार आप लोग अगर ढाल लेते हैं तो ये आपका अनुकूलन है। मतलब उन चीज़ों को आपने अडॉप्ट कर लिया या आपने उस चीज़ में अपने आप को अनुकूलित कर लिया, यही आपका अनुकूलन कहलाता है। मतलब जैसी भी परिस्थितियाँ हो, अगर आपने उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज़ में आप लोग सेटिस्फाइड हो गए, तो वो आपका अनुकूलन कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्या कहते हैं अनुकूलन। आप लोगों का अनुकूलन समझ आ गया होगा। आई थिंक बहुत इजी है कि जैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना ही आप लोगों का अनुकूलन कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण क्या है, ऊँट मरुस्थल में बच गया। मतलब जो ऊँट थे वो मरुस्थल में रहते हैं, तो मरुस्थल में जो ऊँट रहते हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया ना, उस जगह के अनुसार ढाला ना अपने आप को। अगर नहीं ढालते तो वो ऊँट वहाँ से मर जाते या उनका जीवन समाप्त हो जाता। उसी प्रकार जैसे मेढक और भालू हैं, इन्होंने अपने आप को नहीं ढाला, इसलिए ये लोग मरुस्थल में नहीं रह सकते, जबकि ऊँट जो है वो मरुस्थल में रह सकता है, इसलिए ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। जिराफ है, जिराफ ने अपने आप को ढाला, उसने ऊंची ऊंची पत्तियां खाई, गर्दन अपनी ऊंची बढ़ाई और उसने अपने पैरों का सहारा लिया ऊंचा उचकने में, तो उसकी क्या हुआ, वो आज जीवित है। वो क्यों जीवित है, क्योंकि उसने उस चीज़ों से लड़ा, उसने अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाला, इसलिए जिराफ जो है वो अभी भी जिंदा है। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है 2018 आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं। मतलब जो मछली है वो जल में रहती है, उसके लिए कौन कौन से अंग हैं जो अनुकूलित होते हैं। मतलब उसे जल में रहने में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके लिए कौन कौन से अंग मछली में होने चाहिए, तभी वो जल में जीवित रह सकती है। मतलब जो मछली है वो पृथ्वी पर क्यों नहीं रह सकती है, वो स्थल पे भी तो रह सकती है, जरूरी है कि जल में ही जीवित रहे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्यों जल में जीवित रह सकती है, उसे कौन कौन सी अंग की आवश्यकता होती है जल में रहने के लिए। तो देखते हैं हम लोग, ये आपके 2018 एग्जाम्स में पूछा गया है डीएलएड के, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है और इसके दोनों सिरे नुकीले और बीच का भाग चौड़ा होता है।
मतलब जो मछली होती है उसका जो शरीर है वो क्या, वो नाव के आकार का होता है। नाव आप लोगों ने देखी है, नाव का मतलब लंबी लंबी लंबे आकार का होता है, और उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, वो ऐसे ऐसे करके उड़ते, मतलब कहते हैं ना कि वो इस तरीके से भागती है, तो उसके दोनों तरफ पंख होते हैं, या फिर वो कह सकते हो नुकीले जो भाग होते हैं, दोनों सिरे वो नुकीले होते हैं, और बीच में क्या, बीच में चौड़ा होता है। आपको याद आ रहा होगा जैसे चप्पू होता है ना, चप्पू की दो चप्पू आप लोग मान लो, तो वो क्या है, इसके नुकीले जो किनारे हैं वो चप्पू हैं, और जो बीच का जो नाव होती है वो पूरा इसका शरीर है, वो बीच का भाग जो है वो चौड़ा है, और जो दोनों साइड के चप्पू या पंख जो है वो आपके कह सकते हो नुकीले या पतले पतले हैं। इसे हम लोग, इस आकृति को हम लोग धारा रेखित आकृति कहते हैं। मतलब ये धाराओं को जो तालाब या समुद्र में जो धाराएं आती हैं उनको ये चीरती हुई चली जाती है, क्योंकि इसका जो शरीर है वो नाव के आकार का होता है, ये लंबा होता है, ये कह सकते हैं। ये तैरने में सहायक होता है। मछली के शरीर पर पंख होते हैं। मछली के जो शरीर है उसमें पंख पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मछली खाते हैं उनको पता होगा कि मछली के शरीर पर पंख पाए जाते हैं, और जिन लोगों ने मछली नहीं खाते हैं तो उन लोगों ने देखा होगा कि मछली के शरीर पर किस तरीके से पंख पाए जाते हैं, जो तैरने में सहायता करती है। जो मछली के पंख होते हैं वो क्या होते हैं, वो मछली को तैरने में सहायता करते हैं, क्योंकि वो चप्पू की तरह यहाँ से वहाँ हिलते हैं। इससे क्या, पानी जो है वो साइड से होता जाता है और मछली जो है पानी के बीच से निकल जाती है। आगे देखते हैं, मछली सांस फेफड़ों से ना लेकर गलफड़े या गिल्स से लेती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा गया है कि जो मछली है वो सांस कहाँ से लेती है। तो जो मछली है वो फेफड़े से सांस नहीं लेती है, वो गलफड़े या गिल्स से सांस लेती है। जो मछली है कहाँ से सांस लेती है, वो गलफड़े या गिल्स से सांस लेती है। आगे देखते हैं, गलफड़े, पंख तथा धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। यहाँ पूछा गया था कौन कौन से अंग हैं जो जिनके द्वारा मछली जल में रह सकती है या अनुकूलित बनाते हैं। तो गलफड़े हो गए, पंख हो गए, धारा रेखित। गलफड़े क्यों हैं, गलफड़ों के द्वारा मछली सांस ले सकती है। पंख के द्वारा क्या होता है, वो जो अपने जो पानी है उसको साइड से करती है, और धारा रेखित शरीर होने के कारण वो पानी के बीच से निकल जाती है काटते हुए पानी को, इसलिए वो मछली जो है वो जल में जीवित रह सकती है, ये जल में अनुकूलित होती है। आगे देखते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन को गलफड़े सोख लेते हैं। जो जल में क्या होता है, जल में ऑक्सीजन होता है, जो गलफड़े, जो मछली गलफड़े हैं, जो गिल्स हैं, वो उस ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। ऐसे मछली श्वसन करती है, और जो सोख लेते हैं गलफड़े, गलफड़ों के द्वारा ही मछली जो है वो श्वसन की क्रिया करती है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है और वो उससे ऑक्सीजन ले लेती है। आगे देखते हैं, मछली को जल से बाहर निकाल देने पर वह मर जाती है। बाहर जो पानी में क्या है, उसके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसको मिल जाती है, और गलफड़े जो है वो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। इसलिए जो मछली है उसको अगर आप बाहर निकालोगे तो मछली मर जाएगी, और अंदर अगर आप उसे रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो जीवित रह सकती है, क्योंकि उसमें गलफड़े हैं जिससे वो श्वसन का कार्य करती है, पंख जो है जिससे वो पानी को साइड से करती है, धारा रेखित शरीर है जिससे वो पानी को काटते हुए चली जाती है, इसलिए उसको पानी या समुद्र या तालाब में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, किसको, मछली को। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मछली किस तरीके से जल में अपने आप को अडेप्ट कर लिया या अपने आप को अनुकूलित बना लेती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, मेढक और बतख को जल में रहने के लिए, मतलब जो मेढक और बतख हैं वो किस प्रकार से जल में रह सकते हैं, उनके अनुकूलन की क्या प्रक्रिया रहती है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों के कि मेढक और बतख हैं वो जल में किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित किए हुए हैं या ढाले हुए हैं जल में अपने आप को। देखते हैं, मेढक और बतख के पैरों की उंगलियों के बीच झिल्ली या पादजाल होते हैं। मतलब जो आप लोगों ने देखा मेढक या बतख देखी होगी, मैंने, मुझे याद है अच्छे से, अगर मुझे फिगर मिलेगा तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर दूंगी कि जो मेढक और जो आपके बतख होते हैं उसमें जब पंजा जो उसका होता है उसमें क्या, दोनों जो उंगलियां हैं उनके बीच में एक जाल फैला होता है, जिसे हम लोग पादजाल कहते हैं। पाद मतलब होता है पैर, इसलिए इसको एक झिल्ली टाइप की पतली सी लेयर होती है, इसे हम लोग पादजाल या झिल्ली कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसको जल में तैरने के लिए पतवार की तरह सहायता करते हैं। मतलब जो उसकी झिल्ली, जैसे जो पैरों में झिल्लियां लगी होती है, आप पादजाल कह सकते हो, तो इससे क्या, इससे पंजा जो है वो बिल्कुल सीधा रहता है, और एक पंजा जो है वो चप्पू का कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से मेढक और जो बतख हैं ये अपने आप को जल में रहने के योग्य बना लेते हैं या जल में तैर सकते हैं। ये इसीलिए तैर पाते हैं क्योंकि इनकी जो उंगलियां हैं, जो पैरों की उंगलियां होती हैं, उनके बीच में झिल्ली या पादजाल पाया जाता है, जिससे कि वो पानी को साइड से करके
तैर लेते हैं। तो आपको समझ में आया मेढक और बतख जल में क्यों तैर लेती है या जल में क्यों अनुकूलित है, क्योंकि उसके जो पैर हैं उसमें पादजाल या फिर आप कह सकते हो झिल्ली पाई जाती है, जिससे वो तैरते समय पतवार की तरह कार्य करती है, वो जिससे वो पानी को साइड करते हुए तैर लेते हैं। तो आपको समझ में आया मेढक और बतख जल में किस प्रकार से अनुकूलित है। उसके पहले अभी हम लोगों ने देखा कि जो मछली है वो किस प्रकार से जल में रह पाती है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आपको पता भी होने चाहिए नॉलेज के लिए, कोई आपसे पूछ ले तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके 2017 में पूछा गया है। 2017 डीएलएड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, जलीय पौधे जल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। मतलब जो जलीय पौधे हैं वो जल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। जलीय पौधे के बारे में हम लोगों ने बात की थी अभी कि जलीय पौधे क्या होते हैं। जो पौधे जल में रहते हैं उन्हें हम लोग जलीय पौधे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की विशेषताएं क्या होती हैं। जो जल में पौधे रहते हैं उनके तने और पत्ती की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि जलीय पौधे जो हैं वो जल में किस प्रकार से रह पाते हैं। देखते हैं आगे। कमल और कुमुदनी, ये दो पौधे आपको याद रखने हैं। कमल और कुमुदनी के जो पौधे होते हैं की पत्तियां जो हैं वो हरी या चपटी होती हैं। जो कुमुदनी और कमल के पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, वो हरी होती हैं और चपटी हुई होती हैं। कैसी होती हैं, हरी और चपटी हुई होती हैं। और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है जिससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। जो कमल और कुमुदनी है इनकी पत्तियां क्या हरी होती हैं और दूसरी चपटी हुई होती हैं। और इन पत्तियों पर जो पत्तियां हैं उन पे क्या है, मोम की चिकनी लेयर होती है जिससे पत्तियों में पानी जो है वो नहीं पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कहीं तेल पड़ा होता है वहाँ पानी रुकता है, नहीं रुकता है ना। इसी प्रकार से जो कमल और कुमुदनी है उनकी पत्तियों में क्या मोम की लेयर होती है जिससे पानी उन पर नहीं ठहरता है या नहीं रुकता है। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। मतलब जो पत्तियां हैं वो चपटी होती हैं, दूसरी इनकी पत्तियां क्या मोम, इनकी पत्तियों में मोम की लेयर चढ़ी होती है जिसकी वजह से पानी इन पर रुकता नहीं है और ये प्रॉपर तरीके से तैरती रहती हैं। तभी आप लोगों ने देखा हो कमल जो है वो ऊपर तैरता रहता है या कुमुदनी के जो फूल हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि ये अंदर इसीलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ हैं उनकी सतह जो काफ़ी चपटी होती है। और सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण कर सकती हैं। ये ऊपर ही रहती हैं इनकी पत्तियां, इसलिए जो सूर्य का प्रकाश है इनकी पत्तियों को मिल जाता है और ये भोजन निर्माण में सहायक होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही तो भोजन निर्माण करते हैं पौधे। तो पौधे क्या पत्तियों से भोजन निर्माण करते हैं। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो चिकनी होती हैं और चपटी होती हैं। चिकनी क्यों होती है, क्योंकि इन पर मोम की लेयर चढ़ी होती है, और चपटी होती है इस वजह से ये ऊपर तैरती रहती हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है, जलीय पौधे के तने के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं और इनमें वायु भरी रहती है जिन्हें हम लोग वायु कोष्ठ कहते हैं। मतलब जो जलीय पौधे के तने होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर असंख्य मतलब बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें वायु जो है वो भरी रहती है और इन्हें ही हम लोग वायु कोष्ठ कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको वायु कोष्ठ, वो आगे देखते हैं। ये हल्की और मुलायम होते हैं इसलिए पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। मतलब जो अगर जलीय पौधे जो हैं उनमें तने पाए जाते हैं, सभी पौधों में तने पाए जाते हैं। तनों के अंदर क्या होता है, तनों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से खाली स्थान होते हैं और उनमें वायु भर जाती है। इसलिए जब वायु भर जाती है तो इनको हम लोग वायु कोष्ठ कहते हैं। और ये हल्के और मुलायम होते हैं, मतलब जो इनके तने हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के और मुलायम होते हैं, इसलिए ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिंघाड़े हैं, सिंघाड़े का भी सेम यही होता है कि उनके जो तने हैं वो पानी में तैरते रहते हैं, उनकी सतह पानी की सतह पर। और जो आपकी कमल और कुमुदनी है उनकी भी जो तने होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। क्यों तैरते रहते हैं, क्योंकि इनमें वायु कोष्ठ पाए जाते हैं और ये बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसलिए जैसे कि जल कुमुदनी हुआ, क्या हुआ, जल कुमुदनी जो है इनके क्या है, इनके जो तने हैं उसमें बहुत सारे खाली स्थान पाए जाते हैं और उसमें वायु भर जाती है, इसलिए इनको हम लोग वायु कोष्ठ कहते हैं। और ये बहुत हल्के और मुलायम होते हैं, इसलिए पानी की सतह पर इनकी जो तने हैं वो ऐसे तैरते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जलीय जो पौधे हैं वो जल में किस प्रकार से रहते हैं, या जलीय पौधे के जो तने और पत्ती होती हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, इसलिए वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। और अगर कमल और कुमुदनी की बात करें तो एग्जाम्पल्स भी आपको देखते जाना है कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जलीय पौधे के, कौन कौन से पर्वतीय पौधे के, कौन कौन से मरुस्थलीय पौधों के, इन सब के आपको एग्जाम्पल्स भी देखते हुए चलना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ। ये आपके 2016 और 2017 दो बार पूछा गया है आप लोगों के
कंटिन्यू 2 साल ये आपके क्वेश्चंस रिपीट होके पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखना है, प्रॉपर कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप कह सकते हो। देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन के लिए क्या विशेषताएं होती हैं। पर्वतीय क्षेत्र मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या फिर आप कह सकते हो जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर किस प्रकार से जंतु और जो पौधे हैं वो अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं वातावरण के या फिर आप कह सकते हो पर्यावरण के, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे, किस प्रकार से पेड़ पौधे जो पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो किस प्रकार से अपने आप को वातावरण के अनुकूलित बनाते हैं या अनुकूलित अपने आप को करते हैं। देखते हैं चीड़ और देवदार, जो ये 2 पौधे हैं चीड़ और देवदार, वृक्षों पर पूरे वर्ष हरी पत्तियां रहती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 2 पौधे पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, चीड़ और देवदार। इनमें क्या, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पूरे साल भर हरी हरी रहती हैं। इन पत्तियों की जो आकृति होती है वो शंक्वाकार होती है, व जो पत्तियां हैं इनकी वो सुई की तरह नुकीली होती हैं। मतलब जो चीड़ और देवदार की पत्तियां हैं इनकी आकृति कैसे शंक्वाकार होती है, और इनकी जो पत्तियां की वो जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीली और सुई की तरीके से नुकीली होती है। समझ रहे हो ना, जैसे सुई नुकीली है ना, पतली पतली नुकीली होती हैं। क्यों होती हैं इनकी पत्तियां नुकीली, वो देखते हैं। इसलिए बर्फ पर रुक नहीं पाती है, मतलब इनकी पत्तियां जो है वो सुई के आकार की और नुकीली होती हैं। इस वजह से जो बर्फ जो पड़ती है ना वो पौधे पर नहीं रुक पाती है, वो तुरंत जैसे ही किसी नुकीली चीज़ पर आप देखेंगे पानी डालेंगे, बर्फ डालेंगे तो तुरंत वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए इनके पेड़ पर क्या बर्फ नहीं जम पाती है। बर्फ जैसे ही गिरती है इनकी नुकीली पत्तियों पर गिरती है और पत्तियों के थ्रू ये नीचे चली जाती है, ये पत्तियों पर रुक नहीं पाती है। इसलिए चीड़ और देवदार की जो वृक्ष की पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। तेज हवाओं को आराम से निकल जाने देती हैं, मतलब जो इनकी जो पत्तियां हैं नुकीली पत्तियां, उनमें क्या हवाएं भी नहीं रुकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी पतली पतली और कांटे ऐसी पत्तियां होती हैं। नॉर्मल सी बात, अगर बड़ी बड़ी पत्तियां या पत्ते होते तो वो हवा को रोक लेते, लेकिन वो हवा को नहीं रोक पाती क्योंकि वो नुकीले होते हैं। इस वजह से जो बर्फ़ गिरती है वो भी तुरंत नीचे गिर जाती है, और जो हवाएं चलती हैं वो भी उनकी हवा एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती है क्योंकि इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। मतलब कि इनमें जो वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए इन वृक्ष को हम लोग सदाबहार वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सदाबहार वृक्ष कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं वो पूरे वर्ष भर हरी बनी रहती हैं, हरी भरी। सदा या हमेशा जो कहते हैं पूरे वर्ष भर हरी भरी रहती हैं, उन्हें हम लोग सदाबहार वृक्ष कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि पर्वतीय जो क्षेत्रों में पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं वो शंक्वाकार होती हैं आकृति में, और जो पत्तियां हैं वो बहुत नुकीली होती हैं, सुई जैसी नुकीली। इसलिए ये अपने आप को पर्वतीय इलाकों में अनुकूलित कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीव जंतुओं के बारे में कि जीव जंतु जो है वो पर्वतीय इलाकों में अपने आप को कैसे अनुकूलित बनाते हैं। पहला याक, भेड़, पहाड़ी बकरी और भालू। आप लोगों ने पश्मीना शॉल सुना होगा। जो पश्मीना शॉल है जो वो किससे प्राप्त होता है, वो भेड़ की ऊन से प्राप्त होता है। और जो ये पश्मीना ऊन वाली जो भेड़ें होती हैं ये आपको पता है कहाँ रहती हैं, ये आपकी लद्दाख साइड रहती है। और लद्दाख में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है सर्दियों के टाइम कि इनका जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री -10 डिग्री तक चला जाता है। तो ये जो भेड़ है वो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहती हैं, और इन्हीं ऊनों के द्वारा हम लोगों को पश्मीना शॉल जो है वो प्राप्त होता है। पश्मीना शॉल के जो हेयर हैं इतने ज़्यादा पतले होते हैं कि जो कारीगर हैं वो बैठ के इनको बनाते हैं, मतलब मशीन से भी इनकी द्वारा जो शॉल बनाए जाते हैं, जो पश्मीना शॉल आते हैं वो इतने महीन धागे से होते हैं। मतलब इनकी जो ऊन है वो इतनी ज़्यादा महीन होती है कि मशीनों से नहीं बना सकते। वो शॉलों को जो कारीगर है वो हाथ से बनाते हैं। पश्मीना शॉल जो है वो हाथों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इतना महीन इनका जो बाल है वो इतना ज़्यादा महीन होता है कि आप लोगों के जो मशीन है उसमें दिखाई ही नहीं देगा। आप समझ रहे, आपके जो हम लोगों के बाल है ना उससे भी पतला हम लोगों का बाल एक, और इनके जो वो बाल हैं वो कम से कम 10 बाल, इतने पतले पतले बाल होते हैं। इसलिए इनकी जो पश्मीना शॉल है वो आपके हाथों से बनाया जाता है। तो जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है याक, भेड़, पहाड़ी बकरी और भालू, इनका जो शरीर होता है, इनकी त्वचा जो है शरीर की वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। मोटी त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। आप कहते हो उसकी जो स्किन में लेयर होती है वो वसा की लेयर आप लोगों की पाई जाती है।
आगे देखते हैं, त्वचा के ऊपर घने एवं लंबे बाल होते हैं। इनकी जो त्वचा है उसके ऊपर घने और लंबे बाल होते हैं, जिसे हम लोग ऊन कहते हैं। यही ऊन गर्मियों में निकाल ली जाती है, जिसके द्वारा हम लोग शॉल वगैरह, कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो ये यही ऊन होती है, तभी हम लोग की जो ऊन है वो गर्माती है सर्दियों में, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी सर्दी वाले इलाके में रह चुके होते हैं। ये ठंड से इन्हें बचाते हैं, इसलिए ठंडे क्षेत्रों में जो ये जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। क्या होता है, इनकी जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती क्यों होती है, क्योंकि इसमें वसा की लेयर पाई जाती है। और जो इनकी त्वचा है वो इसलिए मोटी होती है क्योंकि ये सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, तो वहाँ से इन्हें बचाने के लिए, ठंडक से बचाने के लिए इनकी त्वचा जो है वो इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है। और जो इनके बाल होते हैं वो भी काफ़ी लंबे और मोटे होते हैं, जिसे हम लोग ऊन कहते हैं। इसी ऊन के द्वारा हम लोग अपने स्वेटर वगैरह या शॉल वगैरह बनाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के DLED 2017 एग्जाम में पूछा गया है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेने हैं और पढ़ते हुए चलना है। जो भी आप लोगों को डाउट लग रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर करूँगी। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो कीट भक्षी पौधे हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। घटपर्णी और ड्रेसेरा, ये तो आप लोगों के कीट भक्षी पौधे हैं। घटपर्णी के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। CTET के एग्जाम्स चल रहे हैं इस टाइम, और CTET के एग्जाम में ये एक कॉमन क्वेश्चन है इस टाइम का, सबसे ज़्यादा कॉमन, कि घटपर्णी जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, यह कीट भक्षी पौधा कौन सा होता है, यह नाइट्रोजन यूज़ करने वाला पौधा कौन सा होता है, नाइट्रोजन के लिए कौन जीव जंतुओं को खाता है। ये क्वेश्चन डेली जितने भी आपके CTET एग्जाम हो रहा है सभी में पूछा जा रहा है। उसके साथ TET एग्जाम में, उसके साथ आपके DLED एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी से याद कर लेते तो आगे आपको बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो घटपर्णी ड्रेसेरा जो है ये पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ उगते हैं, ये दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। और इनका दलदली क्षेत्र कह सकते हो मेघालय में ये पौधा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश अपने इंडिया में, तो ये मेघालय में पाया जाता है। कौन सा, घटपर्णी। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो ये पौधे दलदली क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और वहाँ पे इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। और ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते। इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिलती, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते। प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों को पाचन करते हैं। मतलब जो इन्हें प्रोटीन मिल नहीं पाती है क्योंकि नाइट्रोजन होता नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं होता तो ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते, और प्रोटीन इन्हें मिल नहीं पाती, इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए ये कीटों को खाते हैं। और इनमें क्या है, घटपर्णी जो पौधा है इसमें क्या है कि ये बहुत अच्छी स्मेल फैलाता है अपने चारों तरफ, और जैसे ही स्मेल को कोई जीव सूंघता है या जंतु सूंघता है उसे तुरंत ये बंद कर लेता है। बंद आप लोगों ने देखा होगा, इस ढक्कन के आकार का इसका मुंह होता है, और ये ढक्कन तुरंत बंद कर लेता है, जिससे कि जीव जो है उसे पूरा खा जाता है। क्यों खाता है, क्योंकि इसे नाइट्रोजन चाहिए होता है, और नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन के लिए ये जीव जंतुओं को खाता है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के DLED 2016 और 2019 एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे आप लोगों को पता है नागफनी मरुस्थलीय पौधा है, और नागफनी के बारे में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के DLED के एग्जाम्स पे। तो देखते हैं, नागफनी यहाँ पानी की कमी के कारण वातावरण शुष्क रहता है। मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहता है या सूखा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है। और जहाँ पानी की कमी होती है, वातावरण शुष्क रहता है, वहीं पर आप लोगों के नागफनी के पौधे उगते हैं। इसलिए पत्तियों से पानी वाष्प बनकर ना उड़ जाए तो इनकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। जो नागफनी की पत्तियां होती हैं उनमें क्या, वो कांटों की तरीके बदल जाती हैं, क्योंकि कांटे होते हैं तो उससे जो पानी है वो जलवाष्प बनकर नहीं उड़ेगा, इसलिए इनके जो पत्तियां हैं वो कांटों के आकार की हो जाती हैं, जिससे कि जो पानी है वो उड़ ना पाए वातावरण में। इनके पौधे के तने हरे एवं चपटे होते हैं। इनका जो पौधे का तना होता है वो हरे और चपटा होता है, और जो पौधे का तना होता है वही पत्तियां होती हैं और वही आपका तना होता है, और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। इनका जो तना होता है, ये तने का जो पत्तियां हैं वो चपटी और हरी होती हैं। तने के द्वारा ही ये नागफनी अपने पौधा बनाते हैं, वो भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन जो है वो अपने तने के द्वारा ही बनाते हैं। इनका तना स्पंज जैसा होता है। इनका तना जो है वो बहुत मोटा सा, जैसे गद्दी है ना हम लोग की, इस तरीके का इनका
जो क्या कहते हैं, जो आप लोगों का तना है वो स्पंज के जैसे होता है और जलयुक्त होता है तथा लसदार होता है। मतलब जो इनका तना है वो गद्दी आकार का, मतलब काफ़ी मोटा होता है, और जलयुक्त मतलब उसमें जल भरा रहता है, और लसदार मतलब काफ़ी ज़्यादा कहते हैं रस टाइप का भरा रहता है। या लसदार मतलब काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, आप कह सकते हो। स्पंज के जैसे इनका तना होता है। इसके अंदर पानी संचित रहता है। जो इनका तना है उसके अंदर पानी क्या है, संचित रहता है। तो नागफनी के पौधे को आपको समझ में आई चीज़ है कि नागफनी का पौधा मरुस्थल में क्यों रहता है, क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो तना है, तना क्या होता है, तना बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, हरा और चपटा होता है, और ये स्पंज के जैसा होता है। इसमें जल भरा रहता है जिसके द्वारा ये लोग भोजन का निर्माण करते हैं, और इनके अंदर पानी जो है वो तने में संचित रहता है। और इनकी पत्तियाँ ऐसी नुकीली हो जाती हैं क्योंकि जलवाष्प के थ्रू पानी आसमान में ना उड़ पाए। आगे हम लोग देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मरुस्थलीय जीव जंतु। मरुस्थलीय जीव जंतुओं के बारे में देखते हैं, कौन कौन से मरुस्थलीय जीव जंतु होते हैं। सर्फ, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व छिपकली मरुस्थल में पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हैं। जो मरुस्थल है वहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं, मकड़ियाँ रहती हैं, चूहे होते हैं, वो अपने बिल बना के रहते हैं। कीट और छिपकली भी अपने बिल छोटे छोटे से बना के रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये पत्थरों के नीचे छोटे छोटे से छेद बना लेते हैं या दरार बना लेते हैं, जिसके अंदर ये लोग रहने लगते हैं। और जंतुओं में अधिकांश की त्वचा जो है वो मोटी होती है। जितने भी यहाँ जंतु पाए जाते हैं मरुस्थलीय एरिया में, वहाँ पे क्या, वहाँ पे उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जिससे कि उन्हें गर्मी ना लगे और वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। मतलब इनकी त्वचा इसलिए मोटी होती है क्योंकि जो इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी तेज़ धूप में अगर इनकी त्वचा से पूरा पानी निकल जाएगा तो ये मर जाएंगे। इसलिए इनकी स्किन मोटी होती है कि इनके स्किन के अंदर जो पानी है वो सूर्य के प्रकाश में ना उड़ जाए या पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए इनकी स्किन मोटी होती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी स्किन इसलिए मोटी होती है कि जानवरों को सर्दी ना लगे, और इनकी स्किन इसलिए मोटी होती है कहीं पानी का ह्रास ना हो जाए। तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि मरुस्थलीय जीव जंतु किस प्रकार से जीवित रहते हैं। आगे देखते हैं, 7th है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि ऊँट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। ये आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है 6, 7, 8 से आप लोगों को ये बताने लगते हैं टीचर्स की ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। देखते हैं आगे, ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के जीवित रह सकता है। वह आमाशय में थैलियों में अपने पानी को संचित कर लेता है तथा कूबड़ में भोजन चर्बी वसा के रूप में संचित कर लेता है। मतलब जो ऊँट होता है वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि जो उसके आमाशय है उसमें क्या थैलियाँ होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पानी को वो स्टोर कर लेता है। कौन, ऊँट स्टोर कर लेता है उन थैलियों में पानी का। और इसी प्रकार से कूबड़ उसका देखा होगा आपने, एक ऊंचा सा पार्ट जो है वो ऊँट में निकला रहता है, जिसे हम लोग कूबड़ कहते हैं। कूबड़ में क्या होता है, कूबड़ में जो भोजन है या जो चर्बी है, भोजन को चर्बी या वसा के रूप में संचित कर लेता है। जब उसे भूख लगती है तो ये वसा, ये जो संचित किया भोजन है वो फिर से वो खा लेता है। इसलिए जो रेगिस्तान है वहाँ पर ऊँट जो है वो काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकता है। अगर आप देखेंगे ऊँट को वहाँ पे भोजन पानी बहुत बहुत दिनों तक नहीं मिलता है, तो ऐसे तो कोई भी जानवर मर जाएगा उसे अगर खाना और पानी नहीं मिलेगा। लेकिन ऊँट क्या है, वो अपने भोजन को स्टोर कर लेता है। जैसे ही उसे कहीं भोजन मिलता है वो थोड़ा सा खा लेता है, स्टोर कर लेता है, देन जब उसे भोजन नहीं मिलता है तो वो उसी का रीयूज़ कर लेता है। तो आपको समझ आया होगा। भोजन ना मिलने पर वह इसका उपयोग कर लेते हैं। जब भोजन नहीं मिलता है तो ऊँट इन्हीं भोजन का उपयोग कर लेते हैं। आगे देखते हैं, ऊँट के पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं। इनके जो पैर हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। गद्दीदार क्यों होते हैं, क्योंकि इनका पंजा इसलिए गद्दीदार या मोटा होता है जिससे कि जो रेत या जो बालू है वो इनको गरम गरम चुभे नहीं, क्योंकि बालू जो है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जैसे ही रात होती है, ठंडक होती है, तो बालू जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इनके पैरों के कारण यह रेतीली व गर्म भूमि पर मीलों चल और दौड़ सकते हैं। मतलब जो इनका पंजा जो है वो काफ़ी गद्दीनुमा या काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। इसलिए क्या है, इसलिए जो रेतीली गर्म जो वहाँ की रेत होती है उस पर ये लोग चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। वहाँ सामान जो ढोने का काम है वो आप लोगों के ऊँट ही करते हैं, क्योंकि उनका जो पैर का वो है गद्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। इसकी वजह से उन्हें गर्माहट का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता है और बालू उनको चुभती भी नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रेगिस्तान का जहाज जो है वो कौन है, वो ऊँट है। कौन है रेगिस्तान का जहाज, अगर पूछा जाए आप लोगों से तो कौन होता है, वो ऊँट होता है।
ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों के इस टॉपिक से बन सकते हैं। आपका आज फर्स्ट चैप्टर था, जो कि आज आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है, इसलिए मैंने इस क्लास को काफ़ी ज़्यादा लंबा कर दिया, बिकॉज अब आपकी क्लासेस लंबी हो सकती हैं। मुझे बहुत जल्दी आप लोगों का सिलेबस फिनिश कराना है, क्योंकि आप लोगों के यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं या फिर आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आप लोग परेशान हो सिलेबस को लेकर, इसलिए अब आपकी क्लासेस जो है वो लंबी हो सकती हैं। और क्लासेस का कोई टाइम नहीं है कितनी लंबी हो जाएंगी, मतलब मैं 1 घंटे की क्लास भी ले सकती हूँ, बिकॉज मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों का टाइम कितना ज़्यादा हो रहा है। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आप लोगों को कोई भी कोर्स में परेशानी नहीं हो, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए नोट्स बना रही हूँ प्रॉपर, आप एक एक टॉपिक के लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा कुछ डिस्कस कर रही हूँ। उसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो आपके लास्ट एग्जाम में सुपर टेट और आपके टेट सी टेट इन सब में पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और सभी चीज़ों को मैं नोट्स बना रही हूँ अपने हाथों से खुद, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। फिर वो भी जो नोट्स हैं उन सब की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रही हूँ। मतलब मैं इतना सब कुछ आप लोगों के लिए अरेंज कर रही हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के 90 से कम मार्क्स बने या 90 से कम परसेंटेज बने, उसके साथ ही किसी भी बच्चे की बैक लगे। ये मेरा मोटो है इस बार का 21 बैच का, कि किसी बच्चे की बैक नहीं लगनी चाहिए। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने आपसे कहा था कि क्लासेस भी मैं बढ़ा दूंगी अगर कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, तो मैंने क्लासेस की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने घंटे की क्लास हो रही, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज बिना नॉलेज के आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। अगर आप थोड़ा भी अपने DLED के लिए सीरियस है या अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा भी सीरियस है, तो प्लीज़ आपको सीरियस रहना है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर भी मैं डेली कराने लगी हूँ, 3-4 आपके उसी टॉपिक से, जिस टॉपिक जो मैं पढ़ाती हूँ उसके साथ ही अब आपकी जो क्लासेस हैं वो लॉन्ग हो सकती हैं, बिकॉज अब मुझे कोर्स जल्दी से कंप्लीट कराना है। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कंप्यूटर का एक डाउट था कल की क्लास का, वो मैं जल्दी ही कंप्यूटर की क्लास में डिस्कस करूंगी, वो डाउट भी मैं क्लियर करूंगी। तो आपको जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, जिससे मैं आगे आप लोगों की क्लासेस में वो चीज़ें डिस्कस कर लूँ। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का सबसे उपयोगी भाग कौन सा होता है। जो पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वो भोजन का निर्माण करते हैं, और O2 CO2 जो रहता है उन सब का जो चीज़ें हैं वो भी आपके पौधे के द्वारा ही होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे के किस भाग से होती है, आपकी पुष्प से होती है। पुष्प प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं करता। जड़ करता है, नहीं, जड़ भी नहीं करता। जड़ तो मिट्टी के अंदर होती है, तो मिट्टी के अंदर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, तो ये आपको ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पत्ती करती है या तना करता है, ये बताइए मुझे। इन दोनों में से आपको बताना है कि पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या फिर तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फटाफट मुझे कमेंट करिए कि तने के द्वारा होती है या पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए, तने के द्वारा कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं होती है, मरुस्थलीय पौधों में होती है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, लेकिन आप लोगों के नॉर्मल पेड़ों पौधों में नहीं होती है। पत्तियों के द्वारा आप लोगों की श्वसन की क्रिया होती है। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। अगर आपने ये राइट आंसर दिया है तो 1 नंबर आपका यहाँ से श्योर होता है, क्योंकि आप यहाँ पे 1 नंबर आपका सीधे सीधे श्योर होगा अगर आपका राइट आंसर रहता है। रॉन्ग है तो सीधे नंबर ये कट जाएगा, इसलिए जिन बच्चों का राइट आंसर था उनका 1 नंबर यहाँ से श्योर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये 2016 एग्जाम में आप लोगों के पूछा गया है कि कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं होता है। हम लोगों ने मछली के भी अनुकूलित अंग देखे थे ना, याद है आप लोगों को? फटाफट मुझे आंसर बताइए कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट ऑप्शन है पंख, दूसरा ऑप्शन है गलफड़े, तीसरा है धारा रेखे शरीर और चौथा है फेफड़ा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ, कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। मछली को जल में रहने के लिए कौन कौन से अंग की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा मछली जल में तैर पाती है या रह पाती है। तो बताइए, ऑप्शन 4 है, कौन सा ऑप्शन राइट है? फटाफट बताइए। नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कौन कौन से हैं, ये पूछा गया कौन कौन से नहीं हैं। राइट ऑप्शन बताइए। पंख, पंख के द्वारा नॉर्मल सी बात है, मछली जल में तैर पाती है पंख के द्वारा। गलफड़े, गलफड़े के द्वारा सांस ले पाती है। और धारा रेखे शरीर होता है, तभी तो वो पानी में इतनी तेजी से चल पाती है, पानी को चीरते हुए बीच से। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? फेफड़े। फेफड़े मतलब नहीं पूछा गया है तो नॉर्मल सी बात है ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। और फेफड़े जो है, फेफड़ों के द्वारा अनुकूलन में कोई हेल्प नहीं करते फेफड़े, उसके जो अनुकूलन में हेल्प करते हैं वो करते हैं गलफड़े। और पंख और धारा रेखे शरीर ये आपको मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2017 एग्जाम से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या,
मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? मछली मतलब मछली जो है वो सांस लेती है, उसमें कौन सा अंग पाया जाता है? फटाफट मुझे बताइए क्या है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है त्वचा, दूसरा है गलफड़े, तीसरा है फेफड़ा और जो फोर्थ है वो है उपयुक्त सभी। मछली जो सांस लेती है वो किसके द्वारा सांस लेती है बताइए मुझे। अभी हाल मैंने 1 सेकंड पहले ही आपको बताया था, हिंट भी दिया था, मतलब अब आप नहीं बता पाते तो फिर देखिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से। फटाफट मैंने 1 सेकंड पहले ही अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ था कि पंख क्या करते हैं, गलफड़े क्या करते हैं, धारा रेखे शरीर का क्या यूज़ होता है मछली को जीवित रहने में या पानी में रहने में। तो बताइए जो मछली श्वास लेती है या सांस लेती है उसमें कौन से अंग से सांस लेती है ये बताइए। त्वचा से सांस लेती है? सांप तो है नहीं, बिच्छू तो है नहीं जो त्वचा से सांस लेगी, नहीं है ना, तो ये राइट गलत हो गया। फेफड़ा है, फेफड़े से सांस लेती है, मैंने बताया था मछली फेफड़े से सांस नहीं लेती है। उपयुक्त तो सभी हो नहीं सकता क्योंकि 2 आंसर ऑलरेडी कट हो गए हैं। राइट आंसर क्या हुआ? गलफड़े। कौन सा हुआ? गलफड़े। गलफड़े के द्वारा या गिल्स के द्वारा ही मछली जो है वो सांस लेती है वाटर में या पानी में, तभी वो जीवित रह पाती है। ये आप लोगों के अनुकूलन अंग भी हैं गलफड़े। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आप 2016 में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया अनुकूलन अंग कौन कौन से नहीं है, तो उसमें फेफड़ा नहीं है। और अगर पूछे श्वास किसके द्वारा मछली लेती है तो गलफड़ों या गिल्स के द्वारा ही मछली सांस लेती है। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम से पूछे भी गए हैं इसी टॉपिक से। तो आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है और आप लोगों ने देख लिया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार फिर से देख लो सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस करी हुई हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करते जाना है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ एक एक चीज़ें मैं आप डिस्कस कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, इतना लंबी आपकी क्लासेस कर दी है सारा कुछ। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और फटाफट क्लास को लाइक ज़रूर कर दें अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है आज की। और कॉमेंट करके मुझे ये बताना ना भूलें आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और कोई चीज़ें अगर आपको लग रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या चीज़ें हम लोगों को अपडेट करनी चाहिए। और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपके डीएलएड एग्जाम्स के से रिलेटेड आएगी वो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी चीज़ें। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है क्लासेस का तो आपको साथ में टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ चीज़ें, वहाँ पे आपको सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फटाफट वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाइए। नेक्स्ट बाय।